चलो नीट 2024 का पहला क्वेश्चन. A bob is whirled in the horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega rpm. The tension in the string is capital T. मतलब ओमेगा जितनी स्पीड थी तब उसमें टेंशन जो था वो कैपिटल टी है. इफ स्पीड बिकम्स टू ओमेगा वाइल कीपिंग द सेम रेडियस, रेडियस को सेम रखना है, सिर्फ स्पीड को डबल करना है, टू ओमेगा, तो टेंशन कितना होगा. तो मान लो कि एक ये स्ट्रिंग है जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, सॉरी ये एक पाथ है, सर्कुलर पाथ, यहाँ पे सेंटर है एंड यहाँ से एक बॉब को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रोटेट किया जा रहा है. तो इन दिस केस टेंशन जो डेवलप होगा वो T इज इक्वल्स टू होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर. V को आर ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. क्वेश्चन के हिसाब से मास एंड रेडियस दोनों कांस्टेंट है तो T विल बी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर. सो T डैश अपॉन T इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर. तो इट विल बी इक्वल्स टू 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा डैश की वैल्यू 2 ओमेगा है. ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू कैपिटल टी, तो टी डैश. तो आंसर विल बी ऑप्शन 2. चलो क्वेश्चन नंबर 2. अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, मतलब पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. सो चार में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो बताना है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज कांस्टेंट वेलोसिटी. तो पार्टिकल कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बिकॉज हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, यानी कि चेंज होगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट. सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन 3 कांस्टेंट वेलोसिटी अगेन, तो ऑप्शन 3 भी नहीं आएगा, तो रहा ऑप्शन 4 वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन. तो यस, तो आंसर विल बी ऑप्शन 4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन 3. A logic circuit provides the output y as per the following truth table. तो एक ट्रूथ टेबल दिया है, इनपुट ए, इनपुट बी एंड आउटपुट y. यू हैव टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट y. सो ध्यान से देखो तो आउटपुट y जो है वो b को सिर्फ रिवर्स कर रहा है. 0 से 1 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, अगेन लास्ट में 1 से क्या हो गया 0. सो y का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा b बार, यानी कि ऑप्शन 3. सो क्वेश्चन नंबर 4 एकदम लॉजिकल क्वेश्चन दिया है यहाँ पे लेंस लॉ के हिसाब से. इन द अबव डायग्राम द स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनॉइड 2. मतलब ये जो मैग्नेट है वो सोलेनॉइड 2 के तरफ जा रहा है फ्रॉम सोलेनॉइड 1. ओके, मतलब इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनॉइड 1 एंड दैट इन सोलेनॉइड 2 रिस्पेक्टिवली आर थ्रू द डायरेक्शन. मतलब कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा दोनों सोलेनॉइड्स के अंदर, वो आपको बताना है. तो एकदम सिंपल लेंस लॉ आपको आना चाहिए, टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है. तो अगर ये सोलेनॉइड 1 के बारे में देखें तो सोलेनॉइड 1 में मैग्नेट जो है वो सोलेनॉइड से दूर जा रहा है. लेंस लॉ के हिसाब से सोलेनॉइड 1 के अंदर करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा ताकि वो मैग्नेट को दूर ना जाने दे, कॉज को अपोज करे. मैग्नेट का दूर जाना कॉज है, तो ये जो फेस होगा सोलेनॉइड का राइट वाला फेस, उसके अंदर साउथ पोल डेवलप होगा. साउथ पोल डेवलप होगा तो अगर आप मैग्नेट के साइड से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा. करंट क्लॉकवाइज जाएगा मतलब यहां से करंट ऐसे ऊपर जाएगा, यहां से ऐसे ये डायरेक्शन में फ्लो होगा. तो करंट विल मूव फ्रॉम ए टू बी इन केस ऑफ सोलेनॉइड 1. सोलेनॉइड 2 का अगर देखो तो मैग्नेट सोलेनॉइड 2 के क्लोज जा रहा है, तो लेंस लॉ के हिसाब से वो कॉज को अपोज करेगा. अपोज करेगा मतलब कि अगर साउथ पोल क्लोज आ रहा है तो ये सोलेनॉइड को अपोज करना हो तो यहाँ पर भी साउथ पोल डेवलप करेगा. ठीक है, तो अगर आप मैग्नेट के साइड से अगर आप ऑब्जर्व करो तो साउथ पोल यानी कि करंट क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि ये डायरेक्शन में करंट जाएगा, ये वाली डायरेक्शन. तो करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है मतलब करंट यहाँ से डी से ऐसे एंटर कर रहा है, बाद में ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम के सी तक जा रहा है, मतलब करंट इज मूविंग फ्रॉम डी टू सी. सो 1 के अंदर ए से भी करंट जा रहा है एंड 2 के अंदर डी से सी करंट जा रहा है. तो ऐसा जो ऑप्शन है वो ए से बी एंड डी टू सी, मतलब ऑप्शन 1. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन नंबर 5 assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. assertion में आपको ऐसा दिया है द पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस
from the center of the dipole of a dipole moment vector p of a magnitude 4 into 10 raised to minus 6 coulomb meter is plus or minus 9 into 10 raised to 3 volt. तो कोई एक एक्सियल पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, वहां का पोटेंशियल आपको दे दिया है, डाइपोल मोमेंट भी दिया है, एसर्शन राइट है या रॉन्ग है वो आपको बताना है. तो v की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ ऐसी है, v इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. अब एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा जो है वो जीरो भी हो सकता है या तो फिर 180 डिग्री भी हो सकता है. तो जब जीरो होगा तो कॉस जीरो का आंसर आएगा +1 एंड 180 होगा तो कॉस 180 का आंसर आएगा -1. यानी कि आगे प्लस और माइनस पहले से ही लगा दे. के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹. डाइपोल मोमेंट आपको दे दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, तो 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस 9 इंटू पावर को सॉल्व करोगे तो होगा 10⁻³ सॉरी +3 वोल्ट. तो एसर्शन तो राइट, assertion is correct. Now reason, v is equals to plus or minus 2p upon 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance of any axial point. Okay, तो पहले से ये गलत ही दिया है, ऊपर 2 आएगा नहीं, तो reason is wrong, assertion is right. So answer will be option 3. Okay, चलो next question. Question number 6. Match the following. कुछ डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आपको दिए, उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी वो आपको बताना है. ठीक है. थियोरेटिकल क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी 0 होगी, तो डी का आंसर तो सीधा 1 आ जाता है. ठीक है. तो डी में 1 हो ऐसे जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है एंड फोर्थ वाला है, तो ये दो में से ही आएगा. एंड इन दोनों के अंदर आप देखो तो बी में तो 3 दिया है, मतलब बी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ए एंड सी को चेक कर लो. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो 0 से थोड़ी कम होती है, यानी कि नेगेटिव. ठीक है. तो ए का जो आंसर आएगा वो 2 होगा, ए का आंसर 2 होगा, तो ऑटोमेटिक सी का आंसर 4 हो जाएगा, बिकॉज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका तो 3 आएगा, तो ए का 2 ऐसा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन नंबर 7. इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, a magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds. तो टाइम पीरियड जो हुआ वो हुआ 5/20, यानी कि होगा 1/4 सेकेंड टाइम पीरियड. The moment of inertia of needle is 9.8 into 10⁻⁻6 kg meter square. If the magnitude of magnetic moment of the needle is x into 10⁻⁻5 ampere meter square. मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिया है x इंटू 10⁻⁻5. आपको वो x की वैल्यू ढूंढना है, यहाँ पे ये जो x है ना उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूलेटिकली है. तो टाइम पीरियड की एक फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ i अपॉन एम बी. इसमें आपको m को कैलकुलेट करना है, तो दोनों साइड आप स्क्वायर करो तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर i अपॉन एम बी. सो देयरफॉर m की जो फॉर्मूला बनेगी वो होगी 4 पाई स्क्वायर i अपॉन बी टी स्क्वायर. अब ऑप्शन देखो तो पाई स्क्वायर को एज इट इज रखना है, तो 4 पाई स्क्वायर i की जो वैल्यू है वो 9.8 इंटू 10⁻⁻6 है, तो वी कैन राइट 98 इंटू 10⁻⁻7, पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर दिया है, अपॉन b की जो वैल्यू है वो 0.049 है, तो इट कैन बी रिटन एज 49 इंटू 10⁻³ इंटू टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर हम करेंगे तो 1/16 होगा, तो 49 वन जा होगा, 49 टू जा होगा, तो 4 टू जा 8 और ये 16 ऊपर गया तो 16 8 जा होगा 128 पाई स्क्वायर इंटू पावर को सॉल्व करेंगे, -3 ऊपर गया +3 होगा, -7 +3 होगा -4. ठीक है. लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है x इंटू 10⁻⁻5,
तो इसको -5 में हम शिफ्ट करें तो 1280 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कंपैरिजन करो तो ये जो आया है ये अपना क्या है x, ठीक है। तो आंसर जो होगा 1280 मतलब ऑप्शन 4। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो एनपी बाई एन एस इज इक्वल टू 1/2। टर्न रेशियो आपको दे दिया है, जस्ट आपको ये बताना है कि वी एस अपॉन वीपी जो होगा वो कितना होगा, बस एकदम इजी क्वेश्चन है। तो एक फॉर्मूला है एनपी बाई एन एस इज इक्वल्स टू वीपी बाई वी एस। इट विल बी इक्वल्स टू, अब रेशियो दे दिया है तो 1/2 होगा। तो वीपी बाई वी एस 1/2 है, तो हमें उसका उल्टा पूछा है वी एस बाई वीपी कितना होगा, तो 2:1। सो ऑप्शन विल बी 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। In vernier caliper, n+1 division of vernier scale coincide with n division of main scale। मतलब वर्नियर स्केल का n+1 डिवीजन मेन स्केल के n डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू nth मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। If 1 MSD represents 0.1 mm, the vernier constant in centimeter is vernier constant ढूंढना है। तो सबसे पहले वर्नियर कांस्टेंट की फॉर्मूला क्या है, तो वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन MSD। अब वर्नियर स्केल डिवीजन जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं n अपॉन n+1 MSD। महेंद्र सिंह धोनी नहीं। चलो तो MSD निकल गया, कॉमन निकाल दो। तो एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो n+1 माइनस n अपॉन n+1 ऐसा होगा। n के साथ n कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन n+1 आया, ठीक है। एंड MSD की वैल्यू आपको बोली है 0.1 mm। तो 0.1 mm, लेकिन हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो हम उसको लिखेंगे 0.01 MSD की वैल्यू। तो 0.01 का मतलब होगा 1 अपॉन 100। तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 100 n+1। तो 1 अपॉन 100 n+1 यानी ऑप्शन आएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। A horizontal force of 10 Newton is applied to a block A as shown in the figure। ब्लॉक A के ऊपर 10 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है। The mass of blocks A and B are 2 kg and 3 kg respectively। The blocks slide over a frictionless surface। मतलब ये जो surface है वो frictionless है। The force exerted by block A on B, मतलब A वाला ब्लॉक जो है B को कितना फोर्स लगता है। एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी अगेन। अब B को कितना फोर्स लग रहा है तो वो हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं फोर्स ऑन B इज इक्वल्स टू मास ऑफ B इनटू इट्स एक्सेलरेशन। सीधा एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। मास ऑफ B आपको दिया है 3 एंड एक्सेलरेशन का मतलब होता है टोटल फोर्स यानी कि 10 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 3 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 3 2 जा आ गया 6 न्यूटन। तो B को फोर्स लगेगा 6 न्यूटन। तो आंसर आएगा ऑप्शन 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 11। इफ x is equals to 5 sin pi t plus 5/3 meter represents the motion of a particle executing simple harmonic motion, the amplitude and time period of a motion respectively। अब ये एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है। अब क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी है x is equals to 5 sin pi t plus 5/3। तो इसके अंदर सीधा हमें पता चलता है कि ये जो है वो एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड का आंसर तो 5 आ गया, 5 मीटर। ऑप्शन में सब जगह 5 दिया है बट बी केयरफुल कि सेंटीमीटर है या मीटर। क्वेश्चन में आपको बोला है मीटर, यानी कि आपके ऑप्शन 2 एंड 4 में से कोई आंसर होगा। एंड दूसरा आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए आपको पता होना चाहिए 5 साइन बाद में ओमेगा टी, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ओमेगा। मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या दी है आपको पाई।
तो इसको सॉल्व करेगा तो ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई है, ओमेगा का मतलब होगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल्स टू पाई, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेकेंड, मतलब एम्पलीट्यूड 5 मीटर एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ऐसा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट, बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, when connected through an external resistance of 4 ohm, external resistance is 4 ohm as shown in the figure, in this case you have to calculate terminal potential difference। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला है V is equals to, एक मिनट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला है V is equals to E minus IR, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट फाइंड करना पड़ेगा, तो करंट विल बी इक्वल्स टू I इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ 10 एंड टोटल रेजिस्टेंस यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में है यहाँ पे 4 एंड 1, सो दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 5, तो 10/5 मतलब 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। सो ईएमएफ आपको दिया है 10 माइनस करंट 2, इंटरनल रेजिस्टेंस 1, 10 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 8 वोल्ट, ठीक है। सो ऑप्शन विल बी 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो सही बात है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 2, atoms of each elements are stable and emit their characteristic spectrum। अब ये तो गलत हो गया, atoms of each elements will be not stable, हर एक एटम जो है वो स्टेबल हो सकता नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, तो 1 राइट एंड 2 रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि आएगा ऑप्शन 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, if c is the velocity of light in free space, the correct statement about the photon among the following are। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए फोटोन के बारे में, कौन से राइट है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज E इज इक्वल्स टू एच एफ, तो ये स्टेटमेंट तो राइट है। बी, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, तो यस फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो c, ये भी राइट है। सी स्टेटमेंट, द मोमेंटम ऑफ द फोटोन p इज इक्वल्स टू एच एफ बाई सी, ये भी सही है। D, in a photon electron collision both total energy and total momentum are conserved, तो yes in photon electron collision ये दोनों कंजर्व होते हैं। लास्ट स्टेटमेंट आपको ऐसा दिया है, फोटोन possesses पॉजिटिव चार्ज, तो नो, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके पास कोई चार्ज होता नहीं है। जब फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास किया गया तो उसका कोई डेविएशन नहीं हुआ, यानी कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बराबर। सो आंसर आएगा ए बी सी एंड डी आर राइट, यानी कि ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, मैच द फॉलोइंग आपको दिया है। लिस्ट 1 के अंदर आपको ऐसा बोला है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम 322, 422, 522 एंड 622, एंड लिस्ट 2 के अंदर उसके अंदर जो वेवलेंथ एमिट होती है उसकी वैल्यूज आपको दी है, जस्ट यू हैव टू मैच द फॉलोइंग, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो n2 एंड n1 आपको दिया है 3 2, तो लैम्बडा ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू r इंटू ब्रैकेट 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब r को एज इट इज रहने दो, n1 मतलब जो छोटी वैल्यू होती है वो आपको लेना होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो होगा 4 एंड दूसरे पार्ट में होगा 1/9, इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 ऊपर जाएगा, 4 यहाँ पे नीचे, मतलब 9 माइनस 4 होगा तो 5r/36, तो ये आपको मिला 1/λ, सो देयरफॉर लैम्बडा जो है वो आपको मिलेगा 36/5r, ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब 36/5r, r की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग मतलब अप्रोक्सीमेट 1 जैसी है, तो दैट इंटू 5 मतलब 5 जैसा ही हुआ। 36 बाई अगर आप 5 करोगे तो 700 के नियर अबाउट आंसर आएगा, 7 5 35, तो 700 के नजदीक आंसर आएगा, तो ए का जो आंसर होना चाहिए तो वो ए का आंसर होगा 3,
700 के क्लोज। अब ए में 3 ऐसा जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही दिया है, तो आपके लिए काम एकदम इजी हो गया। तो आंसर आएगा ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 16। A tightly wound 100 tons coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere। एक कॉइल है जिसके अंदर 100 टर्न्स है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसके अंदर से 7 एम्पियर जितना करंट पास हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब कॉइल के सेंटर पर कितनी, तो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया आपको, एकदम इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला टिकलिए, टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की जो फॉर्मूला होती है वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब म्यू नॉट की फॉर्मूला, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो पाई के बदले हम रखते हैं 22/7 इंटू 10⁻⁻⁷। एन आपको 100 दे दिया है तो उसको मैं लिख देता हूँ 10⁻²। करंट आपको दिया है 7 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर। आर आपको बोला है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर हो गया। तो 7 के साथ 7 चला गया, 2 1 ज़ा 2, 11 ज़ा 11 इंटू 4 हो गया 44 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -4। तो 44 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अच्छा, मिली के अंदर अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो डेसिमल शिफ्ट करें तो होगा 4.4 मिली टेस्ला। यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17। द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ। मतलब एक सर्किट आपको दी है, इस सर्किट का आउटपुट जो होगा वो कौन से गेट की तरह बिहेव करेगी, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, तो ए इनपुट है, इसका आउटपुट, ये गेट जो है वो ए का आउटपुट क्या देगा, तो ए बार। दिस गेट विल गिव आउटपुट बी बार। एंड ये वाला जो गेट है वो नॉर गेट है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो ए बार और बी बार एंड पूरे का बार, ऐसा आउटपुट होगा। तो दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो पहले फर्स्ट मेथड, इज ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे इनपुट ए, यहाँ पे इनपुट बी, बाद में होगा ए बार, देन आफ्टर बी बार, एंड देन आफ्टर वाई इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार होल बार। तो इनपुट में हम 0 0 ले सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ए बार होगा तो ये होगा 1 1 0 0, बी बार होगा तो 1 0 1 0। अब ए बार डॉट बी बार का भी नॉट करना है, तो 1 1 है तो आंसर आना चाहिए 1, लेकिन उसका उल्टा होगा तो होगा 0। 1 0 है तो आंसर आना चाहिए 1, लेकिन उसका उल्टा मतलब 0। इसका भी क्या होगा 0। अब ये 0 0 है तो उसका आंसर 0 आएगा, लेकिन उसका भी कॉम्प्लीमेंट होगा तो आंसर आएगा 1। नाउ सिर्फ ये दो इनपुट एंड ये आउटपुट की कॉलम देखो, तो यहां से पता चलता है कि जब भी दोनों इनपुट हाई है तभी आउटपुट हाई मिलता है। दोनों में से एक इनपुट भी अगर लो हो रहा है तो आउटपुट भी कितना हो रहा है, लो। दैट मीन्स एग्जैक्टली इट इज बिहेविंग लाइक अ एंड गेट। कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो एंड गेट। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। लेकिन इसकी दूसरी मेथड है, दूसरी मेथड इससे थोड़ी इजी है। सेकेंड मेथड, तो आउटपुट जो है y इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार एंड पूरे का बार। अब इसके अंदर हम डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना है। डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट को आपको तोड़ना है। तोड़ने के साथ साथ ये जो डॉट है उसका आप प्लस कर दोगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू ए बार बार डॉट, लेकिन इस बार डॉट नहीं होगा, प्लस हो जाएगा बी बार बार। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आंसर वापस क्या होगा, ए प्लस अगेन बी बार का भी अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आंसर वापस क्या आएगा, बी। तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक्चुअली प्लस नहीं बोलते, एंड बोलते। तो ये कौन से गेट के लिए होता है, तो एंड गेट। ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 18।
A wire of a length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. एक वायर है जिसका लेंथ है L और उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 10. तो वी कैन राइट रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल्स टू 10. ठीक है. द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. पहले 5 को आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सीधा 5 इंटू 10 हो जाएगा, n इंटू आर, ये फॉर्मूला है. तो 50 ओम. एंड while the next 5 parts are connected in parallel, बाकी के 5 पार्ट्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि r अपॉन n फॉर्मूला. r की वैल्यू है 10 अपॉन n मतलब 5, तो इसका आंसर होगा 2. ठीक है. पहले 5 को सीरीज में कनेक्ट किया, बाकी के जो 5 बचे उसको पैरेलल में कनेक्ट किया. द टू कॉम्बिनेशंस आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज. ये दोनों कॉम्बिनेशन को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो? सीरीज. तो अब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आर इक्विवेलेंट मतलब दोनों का एडिशन होगा, तो 50 प्लस 2, तो आंसर आएगा 52 ओम. ठीक है. तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन 19. एक डीके रिएक्शन आपको दिया है. सो इन द न्यूक्लियर एमिशन स्टेटेड अबव, द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्यू रिस्पेक्टिवली, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्यू मिल रहा है उसका मास नंबर क्या होगा एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इजी है. देखो अल्फा डीके हो तो एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें से आप 2 माइनस करते हो, तो 82 के बदले जो y अभी जो हमें मिल रहा है, तो 82 के बदले इसका एटॉमिक नंबर होगा 80, बिकॉज अल्फा पार्टिकल मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास मतलब 4. ठीक है. तो जब अल्फा एमिट हो गया तो 290 के बदले यहाँ पे होगा 286. देन आफ्टर बीटा प्लस डीके हो रहा है. बीटा प्लस डीके या बीटा माइनस डीके हो तो उसके अंदर मास नंबर में कोई चेंजेस होता नहीं है. तो बीटा प्लस डीके हो रहा है तो सिर्फ एटॉमिक नंबर 80 में से आपको 1 माइनस करना है, तो हो जाएगा 79. मास विल रिमेन एज इट इज 286. बीटा माइनस डीके के अंदर उल्टा, एटॉमिक नंबर के अंदर 1 एडिशन हो जाता है, तो 79 के बदले होगा 80, लेकिन मास नंबर एज इट इज 286. अगेन बीटा माइनस डीके है, एटॉमिक नंबर के अंदर एक ऐड होगा 81, बल्कि मास नंबर जो है दैट इज 286. तो एटॉमिक नंबर 81 आएगा एंड मास नंबर 286 है. तो ऐसा ऑप्शन देखे तो ऑप्शन 4 आ रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 20. The maximum elongation of the steel wire of 1 meter length, if the elastic limit of steel and its Young's modulus respectively are 8 into 10 raised to 8. मतलब ये आपको बोल सकते हैं कि ये जो 8 into 10 raised to 8 है ना, वो स्ट्रेस दिया है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस, एंड 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको यंग्स मॉड्यूलस दिया है. ठीक है. यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन. एकदम इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला वाला है. तो एज यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस यानी कि सिग्मा अपॉन स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन. तो वी कैन राइट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई y. अब स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई y. So from this we can write delta L is equals to sigma by y into small l, मतलब ओरिजिनल लेंथ. तो सिग्मा की वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रेस आपको दिया है 8 इंटू 10 रेस टू 8 एंड y आपको दिया है 2 इंटू 10 रेस टू 11 एंड ओरिजिनल लेंथ जो है दैट इज 1. ठीक है. तो इसको आप कट करोगे तो 2 1 जा 2 4 जा एंड पावर को आप सॉल्व करो तो 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर, यानी कि 4 mm आंसर आता है. तो ऑप्शन विल बी 1. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन 21. If the monochromatic source in Young's double slit experiment is replaced by white light, then फर्स्ट ऑप्शन इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर, नहीं इंटरफेरेंस तो दिखेगा. सेकंड, देयर विल बी द सेंट्रल डार्क फ्रिंज, नो सेंट्रल पे तो ब्राइट ही मिलेगा, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा. ऑप्शन 3, देयर विल बी द सेंट्रल ब्राइट वाइट fringe surrounded by a few colored fringes, yes, तो ऑप्शन 3 is right.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, at any instant of time t the displacement of any particle is given by 2t minus 1, मतलब displacement varies with time, ऐसा यूनिट में दिया है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स 5 न्यूटन, फोर्स अब 5 न्यूटन लग रहा है। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम लल्लू जैसा क्वेश्चन है। आपको इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है फोर्स डॉट वी, मतलब एफ इंटू वी। अब वेलोसिटी यहाँ पे नहीं दी है, बट इंस्टेड ऑफ वी कैन राइट डी एस बाई डी टी, मतलब फोर्स इंटू डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है एस, उसका सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा 2। तो फोर्स की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर विल बी 10 वॉट। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अब एक ग्राफ दिया है आई वर्सेस वी का, उसमें स्टेटमेंट ए ऐसा बोला है, फॉर अ सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। तो सिंपल है, सोलर सेल के लिए I वर्सेस V का जो ग्राफ होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी, इन अ रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। नो, रिवर्स बायस के अंदर जो भी करंट मिलता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मिलता है। तो स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, ए राइट है, बी गलत है। तो आंसर आएगा ऑप्शन 1, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, two bodies A and B of same mass undergoes completely inelastic one dimensional collision। अब completely inelastic collision का मतलब होता है इनिशियली दोनों की स्पीड अलग होगी, लेकिन आफ्टर कोलिजन दोनों चिपक के एक साथ जाएंगे विथ सम कॉमन वेलोसिटी, मतलब दोनों स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, द बॉडी ए मूव्स विद अ वेलोसिटी v1 while बॉडी इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले ए की स्पीड थी v1, कोलिजन के बाद कोलिजन के पहले बी की स्पीड थी 0। यानी कि जस्ट ऐसा मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ए है, बॉडी ए, इनिशियली इट इज मूविंग विद अ स्पीड v1 एंड ये ऑब्जेक्ट बी है, इनिशियली ये रेस्ट पे था। अब आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही साथ जा रहे हैं विथ सम कॉमन वेलोसिटी v2। सो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो वी कैन टेक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इनिशियली सिर्फ ए के पास मोमेंटम होगा, बी का मोमेंटम 0 होगा, तो वी कैन राइट m इंटू v1 इज इक्वल्स टू, फाइनली इसका भी मास m एंड दूसरे का भी मास m, तो टोटल मास हो जाएगा 2m इंटू v2। m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, तो v1 बाई v2 का जो आंसर है वो आंसर आएगा 2/1, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, a light ray enters through the right angled prism, right angle prism मतलब angle of prism A is equals to 90 degree at a point P with the angle of incidence 30 degree। फिगर में दिया है कि यहाँ पे angle of incidence 30 डिग्री है, angle of prism 90 डिग्री है। It travels through the prism parallel to its base BC, बेस से वो पैरेलल जाता है, मतलब लाइट रे, एंड इमर्जेस अलोंग द फेस AC, फेस AC के अलोंग ऐसे निकल रही है लाइट रे। So final angle of emergence is also 90 degree। The refractive index of the prism is what? तो आपको refractive index फाइंड करना है। तो बाहर का जो मीडियम है वो एयर है, तो इसका refractive index होगा 1, बराबर। inside the prism is made up of refractive index eta, एंड अगेन ये बाहर का refractive index अगेन क्या होगा 1, क्यों? बिकॉज बाहर वापस कौन सा मीडियम है? एयर। ठीक है, इन दिस केस वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, मतलब n इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, सो सबसे पहले अगर देखें तो सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 यानी कि ए बी सरफेस, फॉर सरफेस ए बी स्नेल्स लॉ लगाए तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन 30 इज इक्वल्स टू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लेट अस टेक यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट एंगल इज R1 एंड यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट एंगल इज R2। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ R1 बराबर। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, हाफ इंटू 1 करेंगे तो हाफ इज इक्वल्स टू एन साइन R1। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेम मेथड से फॉर सरफेस AC, ठीक है, AC सरफेस के लिए बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो अगेन स्नेल्स लॉ 1 मल्टीप्लाई बाई एंगल ऑफ इमर्जेंस जो कि कितना है 90। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 90 इज इक्वल्स टू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई साइन R2। अब साइन 90 1 होगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एन साइन R2। ठीक है, अब ऑल्सो एक चीज पता होगी कि एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट R2 इज इक्वल्स टू A माइनस R1। अब ये इक्वेशन इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो होगा 1 इज इक्वल्स टू एन साइन R2 के बदले हो जाएगा A माइनस R1। ठीक है, अब A की वैल्यू है 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस R1। तो साइन 90 माइनस R1 करोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू एन कॉस R1। तो ये को मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन का हम रेशियो लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 और 2 का रेशियो लेंगे तो LHS में आंसर आएगा हाफ, RHS में देखो तो ईटा ईटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस का मतलब हो जाएगा 10R1। तो 10R1 की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, जिसमें मान लो कि ये वाला जो एंगल है दैट एंगल इज R1। तो 10R1 की वैल्यू हाफ मतलब 1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो हाइपोटेनियस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर हम cos R1 ढूंढे, सो देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन राइट cos R1। तो cos R1 की वैल्यू होती है एडजेसेंट 2 अपॉन हाइपोटेनियस 5। इसको इक्वेशन 2 में पुट करो तो इक्वेशन 2 है 1 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई cos R1। अब cos R1 का मतलब है 2 अपॉन रूट 5, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 अपॉन रूट 5। सो फ्रॉम दिस ईटा इज इक्वल्स टू मिलता है रूट 5 बाई 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज रूट 5 बाई 2, सो ऑप्शन विल बी 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 26। The graph which shows the variation of 1 by lambda square and its kinetic energy E is where lambda is the de Broglie wavelength of a free particle। ठीक है, तो अब de Broglie wavelength of a free particle is given by lambda is equals to h upon p, where p is momentum। अब मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखा है E। So lambda square is equals to h square upon 2me। Now y-axis पर 1 by lambda square है, so from this we can write 1 by lambda square is equals to 2m upon h square multiply by e। So अगर ये इक्वेशन को हम y is equals to mx plus c के साथ कंपेयर करें तो ग्राफ आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, एंड 4 ऑप्शन अगर देखोगे तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ ऑप्शन 4 ही है, सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट। क्वेश्चन 27। द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल, मतलब सॉलिड एंगल के जैसा और किस किस का डायमेंशन है, तो सॉलिड एंगल की डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l0 t0। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन देखें तो स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये तो डायमेंशन लेस ही है।
एंड एंगल इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। सो ऑप्शन 1 हमारा आंसर रहेगा। लेकिन आप ऑप्शन 2 देखो तो स्ट्रेस जो है वो डायमेंशन आएगा उसको, बराबर, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंगल डायमेंशन लेस। थर्ड ऑप्शन में देखो तो स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस बट आर्क हैज अ डायमेंशन। फोर्थ के अंदर एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, ये दोनों के पास डायमेंशन होता है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था ये अगेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम strikes a glass surface at a Brewster's angle, then, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दिया है, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपको ऐसा दिया है, द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, नो, रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। तो ऐसा अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 3 के अंदर दिया है बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, नहीं। ऑप्शन फोर्थ के अंदर आपको ऐसा दिया है द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, तो ये सही ऑप्शन है। तो आंसर आएगा ऑप्शन 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, तो एक थिन रॉड है और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो मिड पॉइंट से ही पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ 400 ग्राम रॉड इज डैश, मतलब आपको फाइंड करना है कि रॉड की लेंथ कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, मतलब कभी रॉड है और उसके सेंटर से अगर एक्सिस पास हो रही है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला होती है आई इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, मास आपको दिया है 400, एल स्क्वायर, एल आपको फाइंड करना है 12, तो 400 और 2400 कट होगा तो आंसर आएगा 6, तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12 सिक्स होगा 72, तो देयरफॉर एल विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो 72 के पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 64 होता है जो कि 8 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर जो होगा वो 8.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिया है 8 के आजू बाजू, तो आंसर आएगा ऑप्शन 1, बराबर, एकदम इजी क्वेश्चन था अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, एक डिस्क है जिसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के ऊपर जस्ट रखा गया है। इफ सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 0.07 न्यूटन पर मीटर, देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से दूर लेके जाने के लिए एक्सेस फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एज टेंशन की फॉर्मूला, मतलब सरफेस टेंशन की फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो वी कैन राइट एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सेस फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन मल्टीप्लाई बाई लेंथ होगा। अब यहाँ पे अगर आपने डिस्क रखी है तो डिस्क का ये जो लेंथ होगा वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा, यानी कि 2 पाई। ऑल्सो डिस्क को जब वाटर के सरफेस के ऊपर रखो तो उसके पास फ्री सरफेस सिर्फ एक ही होगी, दैट्स वाई वी कैन राइट लेंथ टू बी 2 पाई आर। अब टेंशन आपको दिया है 7/100 मल्टीप्लाई बाई 2, पाई का मतलब है 22/7 एंड आर आपको दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो उसको हम मीटर में भी कन्वर्ट करें तो 45/1000 होगा, पॉइंट भी हटा दिया, तो 7 के साथ 7 कैंसिल, 2 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 90 होगा एंड उसको जब 22 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 22 इंटू 9 मतलब 198 और एक जीरो डिवाइडेड बाई दिस, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा 198 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, तो ऑप्शन ऐसा नहीं है, मिली में है, तो हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो 19.8 इंटू 10⁻³ होगा, यानी कि मिली न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, a thermodynamic system is taken through the cycle a b c d a, मतलब a से स्टार्ट किया है, b c d a, अगेन द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ bc पाथ में गैस ने कितना वर्क किया दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो bc पाथ में अगर आप देखो तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v इज इक्वल्स टू 0 है, एंड वर्क डन की जो फॉर्मूला होती है वो p डेल्टा v होता है। अब सिंस डेल्टा v 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आंसर आएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, a wheel of a bullock cart is rolling on a level road as shown in the figure below। एक व्हील है जो रोल करके जा रहा है आगे की तरफ विद स्पीड v, if its linear speed is v in the direction shown, which one of the following option is correct? p and q are any highest and lowest point on the wheel respectively। तो फिगर के हिसाब से p पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है, q इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो अगर व्हील v के हिसाब से जाए तो थियरी के हिसाब से आगे पड़ा हुआ है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है p, उसकी जो स्पीड होगी ये डायरेक्शन में दैट विल बी 2 टाइम्स v, एंड मोमेंटरीली पॉइंट q जो है वो रेस्ट पे आता है, यानी कि इट्स इंस्टेंट वेलोसिटी जीरो। को एक इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो p विल मूव फास्टर देन q। ऐसा ऑप्शन अगर देखो तो ऑप्शन 2 है, पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q। तो आंसर विल बी ऑप्शन 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, द मास ऑफ अ प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ। यानी कि कोई एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के मास से 10th टाइम कम है, तो 1/10 है, एंड diameter of planet is equals to half of diameter of earth। यानी कि रेडियस के हिसाब से भी हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल्स टू 1/2 रेडियस ऑफ अर्थ, बराबर। यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g at p is equals to कैपिटल G मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। तो कैपिटल G मास ऑफ प्लेनेट है 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट लिखे तो 1/4 RE स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो होगा 4/10 इंटू GME अपॉन RE का स्क्वायर, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, और उसकी वैल्यू है 9.8। तो 4/10 इसके जगह पे 9.8 रखेंगे तो 98/10 रख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करें तो 4 8 जा 32, 3 कैरी हो गया, 4 9 जा 36, प्लस 3 करो तो 39, तो 392/100, यानी कि आंसर आएगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, in the following circuit the equivalent capacitance between terminal A and terminal B। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो तो रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड अपॉन 2 माइक्रोफैराड, और ये दोनों का रेशियो सेम है, दैट मींस दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट इज इन बैलेंस कंडीशन। तो ये कैपेसिटर को आप सर्किट से निकाल सकते हो, कनेक्ट करो नहीं करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ से कोई करंट पास होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर ये ब्रांच निकल गई तो ये दोनों जो कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हुए, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू होगी 1 माइक्रोफैराड। सिमिलरली नीचे के ये दो कैपेसिटर है, ये दो भी सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा C डबल डैश वो भी कितना होगा, 1 माइक्रोफैराड। नाउ C डैश एंड C डबल डैश दिस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो C इक्विवेलेंट जो होगा वो C डैश प्लस C डबल डैश होगा, तो 1 + 1 आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, a thin spherical shell is charged by some source, the potential difference between the 2 points C and P shown in the figure। C पॉइंट ध्यान से देखो तो सेंटर पे है एंड P पॉइंट सरफेस पे,
अब ये एकदम टेक्सचुअल क्वेश्चन है, अगेन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटर पे जो पॉइंट है सी एंड सरफेस पे जो पॉइंट है पी, ये दोनों के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो आपने थियरी के अंदर पढ़ा होगा कि सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है शेल के अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है। मान लो कि सरफेस पे पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो अंदर भी कितना होगा 20 वोल्ट, कहीं पर भी अंदर लेके जाओ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड पॉइंट एंड सरफेस विल बी ऑलवेज जीरो, ओके। तो आंसर विल बी ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। द वेलोसिटी v वर्सेस टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी शोन बिलो। एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट्स दिस मोशन, इस मोशन के लिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, तो इनिशियली तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो वेलोसिटी जीरो है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट मोशन में आता है बट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो राइज करता है। तो इन दिस रीजन एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा, ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। एंड देन आफ्टर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है ये वाले रीजन में, तो यहाँ पे उसका एक्सिलरेशन जो है वो जीरो, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, सो उसका एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा जीरो, बराबर। उसके पहले वाली जर्नी के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, स्लोप पॉजिटिव था, तो एक्सिलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट तो है लेकिन उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब नेक्स्ट जो जर्नी है उसके अंदर यूनिफॉर्म तरीके से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इन दिस केस एक्सिलरेशन अगेन कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव होगा, स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो ऐसा अगर आप देखो तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता है बिकॉज इसके अंदर एक्सिलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इसके अंदर भी एक्सिलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3 में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये रहा एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। इन नेक्स्ट रीजन एक्सेलरेशन जीरो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। इन नेक्स्ट रीजन एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। सो आंसर आएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। If the mass of the bob in a simple pendulum is increased to thrice its original mass, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास जो है वो 3 गुना आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। सो लेट द न्यू मास m डैश इज इक्वल्स टू 3m, ठीक है। m इज द ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, और उसकी जो लेंथ है l डैश उसको पहले के कंपेयर में आधी करवाई गई, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period। तो न्यू टाइम पीरियड आपको ऐसा बोला है t डैश इज इक्वल्स टू x बाई 2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई g, ठीक है। ओरिजिनल टाइम पीरियड मास से इंडिपेंडेंट है, मास आप कुछ भी चेंज कर लो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये कैपिटल टी की फॉर्मूला आ गई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, एंड टी डैश इट विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डैश बाई जी। तो 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल, जी के साथ जी कैंसिल हो गया, एल डैश का मतलब क्या है, एल बाई 2 होल रूट इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 रूट एल। तो रूट एल के साथ रूट एल चला गया एंड रूट 2 के साथ रूट 2 कट हो गया, तो x की वैल्यू आएगी रूट 2, ठीक है। सो ऑप्शन विल बी 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। A 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट। आपको यहाँ पे 210 वोल्ट दिया है, दैट इज VRMS, नॉट अ पीक वैल्यू, इट इज RMS वैल्यू। 50 हर्ट्ज सोर्स एज शोन इन द फिगर, द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली, सर्किट के अंदर पीक करंट मतलब आई एम कितना होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पीक करंट का मतलब होता है आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन रेजिस्टेंस, बट कैपेसिटर है तो वो प्रोवाइड करता है एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सी फाइंड कर लेते हैं, एक्सी का मतलब होता है 1/ओमेगा सी, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, तो 2 × 22/7 इंटू एफ, एफ आपको दिया है 50
इंटू सी, सी की वैल्यू आपको दी है 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड मतलब 10 हो गया -5, ठीक है। अब ये 7 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 7 अपॉन 22, 2 इंटू 50 होगा 100, 100 इंटू 10 - 5 यानी कि होगा 10 - 3, उसको ऊपर लेके जाते हैं तो 10 3 होगा, तो 7 इंटू 10 3 ओम, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सी। एंड वीएम जो है इसको हम लिख सकते हैं √2 टाइम्स वी आर एम एस अपॉन एक्सी। सो देयर फॉर आई एम जो होगा वो होगा √2 इंटू वी आर एम एस की वैल्यू है 210 अपॉन एक्सी। तो एक्सी में हम लिखेंगे 7 इंटू 10 3 अपॉन का जो 22 होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, तो 7 वन जा एंड 7 30 जा, ठीक है। तो ये हो गया 660 √2 इंटू 10 - 3 एम्पियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 660 इंटू √2, तो आ रहा है 933.24 इंटू 10 - 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा 0.933 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टीवी कर्व्स ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया है एट 3 प्रेशर्स P1 P2 एंड P3 कंपेयर्ड विद दोज ऑफ चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ दिया, एकदम इजी क्वेश्चन है, अगेन ग्राफिकल नॉलेज चाहिए सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का आपको ग्राफ दिया है एंड बोला है कि आइडियल गैस है, तो फॉर आइडियल गैस वी कैन राइट PV इज इक्वल्स टू nRT। फ्रॉम दिस इक्वेशन T can be written as P upon NR multiply by V. So if we compare this equation with Y is equals to MX plus C, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब वी हैव टू फोकस ऑन डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन पे फोकस ना करें तो चलेगा, सिर्फ किस पर फोकस करना है, डॉटेड लाइन। तो फ्रॉम दिस डेटा वी कैन गेट स्लोप की वैल्यू जो है वो प्रेशर बाई एन इंटू आर है, n is a constant, r is constant, so slope कब इंक्रीज होगा, जब प्रेशर ज्यादा हो। इन शॉर्ट, प्रेशर जब ज्यादा होगा तो स्लोप की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, प्रेशर जब कम होगा तो स्लोप की वैल्यू भी कैसी आएगी, कम। तो अगर तीन ग्राफ देखे P1 P2 एंड P3, तो सबसे ज्यादा स्लोप है P1 में, उससे कम P2 में, उससे कम P3 में। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो होगा वो P1 देन P2 एंड देन P3, सो P1 विल बी ग्रेटेस्ट, P1 P2 एंड P3, सो ऑप्शन आएगा 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, एन आयन बार ऑफ लेंथ कैपिटल L हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, ठीक है। एक आयन का बार है जिसका लेंथ कैपिटल L है, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है। तो यहाँ पे एक आयन बार बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये रहा आयन बार, बराबर, इसकी टोटल लेंथ आपको बोली है कैपिटल L, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट M है, कैपिटल M। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब था P इज इक्वल्स टू दोनों में से कोई एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2a, ऐसा लेते हैं। इन द सेम वे मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होगा पोल स्ट्रेंथ Qm मल्टीप्लाई बाय दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि कैपिटल L, ठीक है। अब ऐसा बोला है, इट इज बेंट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द टू आर्म्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर, मतलब इसको यहां से मान लो कि ब्रेक किया गया ऐसे बीच से, बराबर। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, इसको ब्रेक किया गया सच दैट दोनों आर्म्स के बीच में ये जो एंगल बनता है ये एंगल 60 डिग्री है, कितना है 60, ठीक है।
ऐसा पूछा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट। तो अब ध्यान से देखो, तो ये एक पोल हुआ, ये दूसरा पोल हुआ, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। तो अब जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा m डैश बराबर, इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो qm का qm एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो मान लो कि ये पूरा जो डिस्टेंस है वो x है। अब क्योंकि इसको बीच से कट किया गया था, यहां से सेंटर से कट किया गया था, तो ये वाला एक एंगल 30 डिग्री होगा, और ये पूरी लेंथ l थी, तो ये एक पार्ट का मतलब l/2, ये दूसरे पार्ट का भी मतलब l/2। एंड सिंस मिड से ऐसे कट किया गया था, तो ये भी x/2 होगा और ये भी कितना होगा x/2। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस यानी कि x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो x में। किस में होना चाहिए, x में, ठीक है। तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से sin 30 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि l/2। तो दोनों 2 कैंसिल हो गया, तो x का मतलब हुआ l sin 30। अब sin 30 का मतलब होता है हाफ, तो इसका आंसर आया l/2। सो इट विल बी इक्वल्स टू qm इंटू l अपॉन 2। तो ql इंटू m का मतलब कैपिटल M है अपॉन 2। तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उसकी वैल्यू पहले से हाफ हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m, एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल M। अर्थ का मास कैपिटल M है, अर्थ की रेडियस कैपिटल R है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब 2r जितनी हाइट पे, अर्थ के सरफेस से 2r जितनी हाइट पे उसको लॉन्च करना है ऑर्बिट में, तो कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। चलो सो देखते हैं। मान लो कि ये अर्थ, ठीक है, यहाँ पे ये रहा। अब अर्थ का रेडियस आपको बोला है कैपिटल R, यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R। एंड यहाँ से एक सैटेलाइट है, मान लो कि ये सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है। इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करके अर्थ के सरफेस से 2r जितनी हाइट पे, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको लेके जाना है सच दैट वो अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे विद सम ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। तो यहाँ से ऊपर लेके जाने में उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट वी हैव टू फाइंड। तो सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल पॉइंट पे टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट पर टोटल एनर्जी, ठीक है। यहां से लेके ये जो डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस 2r है, तो सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 3r होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट दिस पॉइंट उसको इनिशियल में कुछ वेलोसिटी देंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² प्लस उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला आएगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। ये इनिशियल एनर्जी हुई एट दिस पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट पर उसकी जो एनर्जी होगी, उसके पास कुछ स्पीड है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv0 का स्क्वायर प्लस थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगेन फॉर्मूला आएगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस। अब ये केस के अंदर डिस्टेंस लेना होगा 3r सेंटर से, क्योंकि 2r जो है वो तो सरफेस से दिया है, ध्यान रखना यहीं पे मिस्टेक हो सकती है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 3r होगा। हमें फाइंड करनी है ये वाली एनर्जी E। E इज इक्वल्स टू हाउ मच,
तो E विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस जी एम एम बाई आर उस साइड गया तो वो प्लस हो गया जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। देन आफ्टर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है तो वी नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना है तो 3r, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो होगा हाफ एम का एम एज इट इज, उसका स्क्वायर करेंगे तो होगा जी एम अपॉन 3r माइनस ये जैसा है वैसा एज इट इज जी एम अपॉन 3r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नाउ ओ, यहाँ पे प्लस आएगा, ये गलती हो गई। चलो जी एम एम अपॉन आर सब में से कॉमन आएगा तो फर्स्ट में से 1 बचेगा, प्लस सेकेंड केस में से 1/6 आएगा एंड लास्ट में से बचेगा 1/3। ठीक है, तो जी एम एम अपॉन आर, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 6 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 6, तो 6 प्लस 1 7 माइनस 2 5/6, तो 5 जी एम अपॉन 6r, इतनी मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा, सॉरी आंसर आएगा 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 42, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू द बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। ठीक है, इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। ओके, एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया जा रहा है बैटरी की हेल्प से, आई जो है वो करंट इन द सर्किट है, तो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में जो गैप है वहां पर क्या होगा, तो ऑप्शन 1 देयर इज नो करंट, नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, यानी कि कंडक्शन करंट आई मस्ट बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 में ऐसा दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई। तो जिस डायरेक्शन में आई फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, उसकी वैल्यू भी इक्वल होती है। सो ऑप्शन, सॉरी आंसर विल बी ऑप्शन 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 43, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस इज दैट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में ट्रैवल करे तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ट्रांसवर्स इन नेचर, तो ऑप्शन 1 तो राइट है। ऑप्शन 2, द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। ऑप्शन 3, दे ट्रैवल विद अ स्पीड इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही है, सी की फॉर्मूला है ये। फोर्थ ऑप्शन, दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये गलत है, because electromagnetic wave originates from the accelerated charge particles, ठीक है, not the charge particle which is moving with a constant speed, so option fourth is right। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 44, a metallic bar of a Young's modulus 0.5 into 10 raised to 11 Newton per meter square and coefficient of linear thermal expansion 10 raised to minus 5 degree Celsius inverse। तो यंग्स मॉड्यूलस दिया है एंड अल्फा की वैल्यू दी है, लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 रेज टू -3 मीटर स्क्वायर है, इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट एक्सपांशन और बेंडिंग, मतलब हीट करने पर उसको एक्सपांड होने देना नहीं है। ठीक है, उसकी टेंडेंसी होगी एक्सपांड होने की, बराबर। यू हैव टू फाइंड कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट इज, ठीक है, तो वो एक्सपांड होने की ट्राई करेगा लेकिन उसको एक्सपांड नहीं होने देना हो तो कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यू हैव टू फाइंड कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो एज यंग्स मॉड्यूलस y is equals to sigma by epsilon naught and it will be further equals to f into L upon a delta L। From this we can write f यानी कि कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, विच कैन बी इक्वल्स टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। वाई, बिकॉज डेल्टा एल बाई एल का मतलब होता है अल्फा डेल्टा टी, तो वाई का मतलब है 0.5 इंटू 10 रेज टू 11
ए की वैल्यू है 10⁻³ अल्फा की वैल्यू है 10⁻⁵ एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 100 - 0 तो वो 100 ही होगा, तो 10⁻² लिखते हैं। तो 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, तो 0.5 इंटू 10⁵ न्यूटन। ठीक है, ये आंसर 0.5 इंटू 10⁵ न्यूटन, यानी कि इसको पावर में सॉल्व करें तो 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ऑप्शन आएगा, मतलब कि आंसर आएगा ऑप्शन 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 45, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। मतलब 4 सर्किट दी है, उसमें से एक ऐसी सर्किट सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रिज बैलेंस हो सकता हो। तो बैलेंस ब्रिज के केस के अंदर रेशियो ऑफ आर्म्स इक्वल आना चाहिए। जैसे कि ये 10/15 है, तो यहाँ पर भी 10/15 आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्किट में देखो तो डायोड भी दिया है। तो सर्किट में सबसे पहले आप ये फाइंड करो कि कौन से ऑप्शन में डायोड फॉरवर्ड बायस में और किस में रिवर्स बायस में। तो जिस केस में रिवर्स बायस में होगा वो ऑप्शन अपने आप निकल जाएगा, बिकॉज रिवर्स बायस के अंदर आइडियल डायोड करंट कंडक्ट करता नहीं है। तो ऑप्शन 1 में देखो, पी टाइप इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस है। ऑप्शन 3 के अंदर पी टाइप इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस है। ऑप्शन 2 के अंदर एन टाइप इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, मतलब ये केस के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता है ये वाली ब्रांच से, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन गलत हो गया। पी टाइप इज कनेक्टेड विद एन टाइप, मतलब इसमें भी नहीं हो सकता। तो बचे ऑप्शन 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 के अंदर एक केस के अंदर सीरीज कनेक्शन दिया है, दूसरे केस के अंदर पैरेलल दिया है। तो पैरेलल के अंदर अगर आपको पता हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। मतलब यहाँ पे डायोड का कोई भी रेजिस्टेंस आ जाए, हमेशा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 5 से तो कम ही आने वाला है। तो कभी भी ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन अचीव हो सकती नहीं है, जबकि इसके अंदर अचीव होने के चांसेस है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 46, a sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole। एक strong magnetic pole है, उसके सामने एक शीट रखी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब ऐसा बोला है, a force is needed to, स्टेटमेंट है, a force is needed to hold the sheet there if it is a magnetic। अगर वो मैग्नेटिक शीट है तो उसको होल्ड मतलब पकड़ के रखनी पड़ेगी। तो यस, ए राइट है। स्टेटमेंट बी, अ फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। अगर वो शीट नॉन मैग्नेटिक है तो उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो बी स्टेटमेंट गलत है। सी, a force is needed to move the sheet away from the pole with a uniform velocity if it is a conducting sheet है, उसके अंदर करंट पास होगा तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो मूव होने के चांसेस है। दैट्स व्हाई वी हैव टू होल्ड और यू कैन से मूव द शीट अवे। ओके, सो ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो राइट। Statement D, move the sheet away from the pole with a uniform velocity if it is both non-conducting and non-polar। Non-conducting है तो फिर उसको मूव करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग। सो ए एंड सी स्टेटमेंट राइट होगा, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 47, if the plate of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other। मतलब कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स है उसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप डिक्रीज कर रहे, बैटरी कनेक्टेड ही रखी है, देन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ऐसा आपको पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज डी इंक्रीजेस, तो सी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है कैपेसिटेंस की पैरेलल प्लेट के लिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इफ डी इंक्रीजेस सॉरी डी डिक्रीजेस देन सी विल इंक्रीज, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, मतलब ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट सी तो राइट है। देन आफ्टर चार्ज के लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू सी टाइम्स वी। वी तो कांस्टेंट है बैटरी का, अगर सी इंक्रीज हुआ तो Q भी इंक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट ए में ऐसा बोला है, चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस।
चार्ज स्टोर इंक्रीज होगा ऐसा आपको बोला है, तो यस इट इज राइट। सो ए स्टेटमेंट राइट है, सी राइट है। अब बी देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर। अब v कांस्टेंट है, अगर c इंक्रीज होगा तो u भी तो इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला है एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, मतलब b रॉन्ग है। तो a राइट हुआ, c राइट हुआ, ठीक है। अब d, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। चार्ज टू पोटेंशियल, अब चार्ज टू पोटेंशियल रेशियो का मतलब होता है कैपेसिटेंस। अब ये कांस्टेंट तो नहीं होगा, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब डी भी रॉन्ग है। E, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, तो ये इंक्रीज होगा, तो E भी राइट है। तो A राइट हुआ, C राइट हुआ एंड E राइट हुआ, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन। Two heaters A and B have power ratings of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of पावर आउटपुट्स फॉर दिस टू केसेस, मतलब कि दो हीटर है, दोनों का पावर आपको दिया है P1 एंड P2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू है 1 किलोवाट एंड P2 की वैल्यू है 2 किलोवाट, ठीक है। पहले ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, देन आफ्टर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो पावर के केस में सीरीज पैरेलल एग्जैक्टली कैपेसिटर के जैसा ही होता है, यानी कि जब इसको सीरीज में कनेक्ट करो तो दोनों को मल्टीप्लाई करो अपॉन दोनों को ऐड करो, तो 2 वन जा होगा 2, और नीचे दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 होगा 2/3 किलोवाट, ठीक है। एंड जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करो तो पीपी हो जाएगा, तो पीपी इज इक्वल्स टू 1 + 2, यानी कि 3 किलोवाट, ठीक है। अब ये दोनों का रेशियो आपको पूछा है, तो रेशियो पी एस अपॉन पीपी, तो 2/3 अपॉन 3, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2/9, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन 49। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर and an eyepiece of a focal length 5 centimeter. The magnifying power of telescope, टेक्सचुअल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। मैग्नीफाइंग पावर की फॉर्मूला होती है m इज इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई। तो एफ ओ की वैल्यू आपको दे दी है 140 एंड एफ ई की वैल्यू है 5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 28 आएगा, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। A force defined by F is equals to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant. Okay. So सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी है, F is equals to alpha t square plus beta t, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा t2, तो इसका होगा m1 l1 t माइनस 4, तो अल्फा का आपको मिल गया, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड टर्म जो है बीटा टी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से बीटा टी का डायमेंशन जो होगा वो भी फोर्स के बराबर होगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू m1 l1 t माइनस 3, डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। अब ऑप्शन 1 से स्टार्ट करना है। ऑप्शन 1 में आपको ऐसा दिया है कि बीटा टी बाई अल्फा क्या डायमेंशन लेस होगा, तो बीटा का मतलब है m1 l1 t माइनस 3 एंड टी का कैपिटल टी अपॉन अल्फा m1 l1 t माइनस 4, तो m1 m1 गया, l1 l1 गया, तो ऊपर हो जाएगा 2 -2, नीचे -4, ऊपर गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा t2। तो ऑप्शन 1 तो नहीं आएगा,
ऑप्शन 2 ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन 2 के अंदर अल्फा टी बाई बीटा बोला है, तो अल्फा का है m1l1t-4 एंड टी बीटा का है m1l1t-3। तो m1l1 गया, ऊपर t-3 होगा, नीचे t-3 होगा, मतलब ये डायमेंशन लेस होगा m0l0t0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है।